अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बातचीत 24 उर्दू पर और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। मास्को में आलमी कॉन्फ्रेंस हुई। बराह रास्त तालिबान ने पहली मर्तबा इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। मास्को में अफगान तालिबान ने बराह रास्त इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। क्या रूस अफगानिस्तान में अमन व अमान बहाल करवा सकता है? पुरअमन अफगानिस्तान के लिए मास्को कॉन्फ्रेंस में अमरीका ने क्यों शिरकत ना की? मास्को कॉन्फ्रेंस में ईरान और इंडिया भी शरीक हुआ। क्या दोनों मुल्क अफगानिस्तान में अमन चाहते हैं? पुरअमन अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? इसी तरह ईरान अमेरिका का दोस्त है या फिर इसी तरह अमेरिका ईरान का दोस्त है या फिर दुश्मन? ईरान पर अमरीकी पाबंदियां हकीकत हैं या फिर ड्रामा? क्या वाकई अमरीका ईरान का दुश्मन है या फिर दोस्त? पाकिस्तान में जारी सी पैक मंसूबों और गवादर पोर्ट के खिलाफ अमरीका, इंडिया और ईरान बाहम मुत्तहिद क्यों हुए? ईरान चाबहार पोर्ट को अमरीका ने पाबंदियों से मुस्तस्ना क्यों करार दिया? खित्ते में ईरान और इंडिया की बालादस्ती से पाकिस्तान को क्या खदशात लाहिक हैं? यमन जंग में पाकिस्तान ने सालसी की पेशकश की है और क्या वजीर आजम इमरान खान से यमनी सदर की पाकिस्तान आने की दावत भी दी है? इसकी वजूहात क्या हैं? क्या ईरान यमन में हूसी बागियों की हिमायत से बाज आ जाएगा? और यमन जंग से सऊदी अरब को क्या खतरात लाहिक हैं और खित्ते को क्या खतरात लाहिक हैं और किस तरह से पाकिस्तान यमन जंग को ख़त्म करवा सकता है? ये हैं वो टॉपिक जिन पर आज हम अपने प्रोग्राम में बातचीत करने जा रहे हैं। आज हमारे साथ मेहमान पैनल में मौजूद होंगे। जनरल रिटायर अमजद शोएब साहब दिफाई तजज़ियाकार हैं, इसी तरह जनरल अब्दुल क़य्यूम साहब सेनेटर हैं, दिफाई तजज़ियाकार हैं, और इसी तरह जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब जो दिफाई तजज़ियाकार भी हैं, साबिक सेक्रेटरी खारजा भी हैं और इससे पहले गवर्नमेंट का हिस्सा भी रह चुके हैं। और इसी तरह अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर शमशाद अहमद साहब भी हमारे साथ होंगे। बात करते हैं पहले टॉपिक की। मास्को में कॉन्फ्रेंस हुई है। 30 साल के बाद रूस अफगान तालिबान के साथ एक ही मेज पर बैठ गया है। क्या रूस अमेरिका से सोवियत यूनियन में शिकस्त का बदला लेना चाहता है? यह है वो बहुत बड़ा सवाल जो मास्को कॉन्फ्रेंस के बाद पैदा हुआ। इसी हवाले से एक रिपोर्ट है 24 उर्दू के पास, आप वो रिपोर्ट देखिए, उसके बाद हमारे साथ रहिएगा। मेहमान भी हमारे साथ होंगे, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। पुरअमन अफ़गानिस्तान के लिए पहली बार मास्को में कॉन्फ्रेंस। अफ़गानिस्तान में जारी 17 साला अमरीकी बर्बरियत के ख़ात्मे के लिए 9 नवंबर 2018 को रूस के दारुल हुकूमत मास्को में पहली बार एक बड़ी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया गया। कॉन्फ्रेंस में अफ़गान तालिबान समेत अफ़गानिस्तान की अमन कौंसल के अराकीन के अलावा रूस, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, इंडिया, अमेरिका और दीगर ममालिक शरीक हुए। इंडिया और अमेरिका सिर्फ बतौर मुबस्सिर शामिल हुए। रूस के वजीर खारिजा सरगई लारूफ ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करते हुए कहा कि रूस अफगानिस्तान में अमन बहाल करना चाहता है और अफगानिस्तान में अमन मुज़ाकरात के बगैर बहाल नहीं हो सकता। अफगान अमन कौंसल के डिप्टी चेयरमैन हबीबा साराबी ने कहा कि रूस जंगों के तजर्बे की तरह अमन व अमान और मुज़ाकरात में भी तजर्बा रखता है। अफगानिस्तान रूस के तजर्बे से फ़ायदा उठाएगा। तालिबान की जानिब से 5 रुकनी वफद ने शिरकत की, जिनमें तालिबान की सियासी क़ियादत के आला ओहदेदार मोहम्मद अब्बास तनकज़ई और उनके नायब अब्दुस्सलाम हनफी भी शामिल थे। तालिबान वफद का कहना था कि मास्को कॉन्फ्रेंस में अफगान तालिबान की बराह रास्त शिरकत इस बात का सबूत है कि तालिबान अफगानिस्तान में अमन व अमान चाहते हैं, लेकिन ये अमन व अमान उसी वक्त आ सकता है जब अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाए। वाज़ेह रहे कि 3 दिहाइयों बाद रूस और अफगान तालिबान मुज़ाकरात की मेज़ पर आमने सामने बैठे हैं।
1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में अमेरिका की तरह जंग मुसल्लत की थी जो 9 साल तक जारी रही। उस जंग में तालिबान का अहम किरदार रहा, जिन्होंने सोवियत यूनियन को शिकस्त देकर अफगानिस्तान से निकलने पर मजबूर किया। तज्जियाकारों के मुताबिक रूस खित्ते की एक बड़ी ताकत है। अफगान तालिबान के साथ रूस के बैकडोर राबते कई अरसे से जारी हैं। अफगान तालिबान भी अमेरिका से नजात हासिल करने के लिए रूस के किरदार को अहम समझते हैं। यही वजह है कि अफगान तालिबान ने पहली बार बराह रास्त किसी आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। दूसरी जानिब ईरान और इंडिया की मास्को कॉन्फ्रेंस में शमूलियत पर मुबस्सिरीन का कहना है ये दोनों ममालिक अमेरिका की आशीर्वाद से अफगानिस्तान में दाखिल हुए। इन दोनों ममालिक ने अफगानिस्तान में न सिर्फ भारी सरमायाकारी कर रखी है बल्कि तालिबान मुखालिफत में ये ममालिक अमेरिका को भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। इन दोनों के ताल्लुकात तालिबान की बजाय अमेरिका की कठपुतली अफगान हुकूमत से मुस्तहकम है। इसलिए ये कहना बहुत मुश्किल है कि ईरान और इंडिया अफगानिस्तान में अमरीकी इनखिला के हामी हैं। इस कॉन्फ्रेंस में अमरीका की महज बतौर मुबस्सिर शमूलियत से भी ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अमरीका अफगानिस्तान में अमन व अमान के लिए संजीदा है और न ही अफगानिस्तान से इनखिला का इरादा रखता है। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की कि मास्को में आलमी कॉन्फ्रेंस हुई है और पहली बार बराह रास्त अफगानिस्तान से अफगान तालिबान का जो वफद है 5 रुकनी वफद, उसने बराह रास्त बाकायदा एक अफगान तालिबान की हैसियत से और बाकायदा सफ़ीरों की हैसियत से उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है। 17 साला अमरीकी जंग जो अफगानिस्तान में जारी है उसके ख़ात्मे के लिए इस कॉन्फ्रेंस को बड़ी एक पेशरफ्त करार दिया जा रहा है कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद ऐन मुमकिन है कि अफगानिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल बहाल हो जाए। और इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान की एक कुव्वत है, ताकत है, उसे भी अब आलमी सतह पर तस्लीम किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका ने इस कॉन्फ्रेंस में क्यों शिरकत नहीं की। अमेरिका के जो मास्को में सफारत खाना था वहां से एक नुमाइंदे ने बतौर मुबस्सर सिर्फ शिरकत की है, लेकिन बराह रास्त एक जिस तरह से बाकी ममालिक शरीक हुए हैं उस तरह अमेरिका ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। और अमेरिकी मीडिया पर भी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि अमेरिका इससे बहुत सख्त नाराज है कि मास्को में ये कॉन्फ्रेंस क्यों हुई है और क्यों रूस ने तालिबान को अफगानिस्तान में बुलाकर उनको इस कॉन्फ्रेंस में शरीक किया है। यही वजह है कि ज़ल्म खलीलजाद जो अफगानिस्तान में अमेरिका के मंदूब हैं और अमेरिका के मुशीर हैं डोनाल्ड ट्रंप के, वो भी हंगामी दौरे पर अफगानिस्तान और कतर, सऊदी अरब पर पाकिस्तान के दौरे पर रवाना होने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक दुनिया की बदलती हुई सूरत हाल है। और इससे फिर पाकिस्तान भी, चूंकि पाकिस्तान से भी इसमें एडिशनल सेक्रेटरी जो है खारजा वो भी दाखिल हुए, तो उनसे भी ये एक बड़ी तवक्को है पाकिस्तान को भी कि मुमकिन है शायद अफगानिस्तान में अमन अमान कायम हो जाए। इसी हवाले से हमारे साथ अभी लाइन पर मौजूद हैं मोहतरम जनाब जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब जो दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उस कॉन्फ्रेंस को देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। जी जनरल साहब, ये फरमाइएगा कि मास्को में कॉन्फ्रेंस हुई है, जो पुराने आपस में जो एक दूसरे के हरीफ थे वो आज हलीफ बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो आप मास्को कॉन्फ्रेंस को किस तरह से देखते हैं कि अमेरिका इससे क्यों खफा नजर आता है? क्या इससे अफगानिस्तान में अमन अमान कायम हो जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहां तक अफगानिस्तान के अमन का ताल्लुक है वो तो अभी दूर है, लेकिन एक चीज वाज़ेह है कि अमेरिका को ये कतन कबूल नहीं कि अफगानिस्तान में अमन लाने का प्रोसेस रशिया के हाथ चला जाए। वो ये कबूल नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें लाजमी बात है कि फिर अमन के लिए मुखलिसाना कोशिश होगी जो रशिया करना चाहेगा, क्योंकि खित्ते के मुल्क पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान, इनसे ज्यादा किसको जरूरी है अमन यहाँ पे? तो ये तो खित्ते के मुल्क हैं, ये तो लाजमन वो कोशिश करेंगे जिससे वाकई हकीकतन अमन आए। लेकिन वो क्या अमेरिका और भारत को सूट करेगा? ये चीजें हैं देखने वाली। और उसमें आपने देखा कि भारत ने भी अपना सरकारी वक्त नहीं भेजा, अमेरिका ने भी नहीं भेजा और अफगानिस्तान ने भी नहीं भेजा। बिल्कुल। अफगानिस्तान में आप यूं कह लीजिए कि जो हुकूमत है वो चूंकि अमेरिका की ही पिट्ठू है, उसी के बिहाफ पे बैठी हुई है वहां पे, उसी की वजह से
इसलिए वो भी वो कदम उठाते हैं जो अमेरिका चाहता है। लिहाजा ये तीनों आपस में मिले हुए हैं जी। और इन तीनों ने इस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत सिर्फ इसलिए इख्तियार की कि इनको पता लगता रहे कि वहां बात क्या हो रही है, चल क्या रहा है। वरना इन्होंने सरकारी वक्त चूंकि नहीं भेजे थे तो ना इन्होंने को वहां पे वादे करने थे, ना इन्होंने कोई तजावीज देनी थी। ये सुन के सिर्फ आ गए ताकि उस बातचीत का तोड़ तैयार कर सकें जो वहां पे मॉस्को में होती है जी। अब इन हालात में जो तालिबान की डिमांड है वो तो रशिया पूरा नहीं करा सकता। तालिबान कहते हैं कि जी हमें अमेरिका यहाँ से निकलने की तारीख बताए, हमें बताए कि वो कब निकलेंगे, और वो इनके अड्डे जो हैं वो भी कबूल नहीं कर रहे। लिहाजा अमेरिका को अगर वहां से निकलना है तो वो रशिया के कहने पे तो नहीं निकलेगा। बिल्कुल। लिहाजा वहां पे जो कॉन्फ्रेंस मॉस्को में होगी उसका एक जरूर फायदा होगा, वो ये कि खित्ते के मुल्क आपको इकट्ठे नजर आएंगे और उनकी तालिबान के साथ एक राब्ता, एक ताल्लुक नजर आएगा। तालिबान के ऊपर एक असर रसूख नजर आएगा जो रशिया का है और खित्ते के बाकी ममालिक का भी है जी। और अमेरिका को ये चीज नजर आना शुरू होगी कि वो इस मामले में तनहा होता जा रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा इसका बड़ा सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि तालिबान की डिमांड जो है वो सारी अमेरिका से, और अमेरिका अगर प्रॉपरली प्रोसेस का हिस्सा नहीं है तो वो कोई पाबंद नहीं है किसी चीज का, ना वो वादा करेगा, ना वो किसी मामले में हिस्सा लेगा, सिर्फ सुना के वहां से बातें तो आ जाएगा। तो इस लिहाज से ये प्रोसेस जो है वो आगे कामयाब नहीं होगा, लेकिन खित्ते के ममालिक उसमें जब इकट्ठे नजर आए तो एक उसका असर जरूर होगा। असल फायदा उस वक्त होगा जब अफगान हुकूमत अमेरिका का साथ छोड़ के और वो रशिया के साथ आ जाए, वो समझना शुरू करे कि खित्ते में ममालिक जो चाहते हैं वही दुरुस्त है और मुझे हमें अमल लाने के लिए उनके साथ तावन करना है। और अशरफ गनी की हुकूमत अगर तावन शुरू कर देती है तो फिर अमेरिका के लिए और इंडिया के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी। जी जनरल साहब, वो वहां ठहरने के लिए उनको दिक्कत होगी। जी जनरल साहब, इसमें अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म भी है। जब जाहिर सी बात है दुनिया के बड़ी बड़ी जो ममालिक हैं वो जब एक बात पर मुत्तफिक हो गए हैं, जिसमें से रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है और दीगर ममालिक हैं, तो जब वो एक बात पे मुत्तफिक हैं तो फिर वो क्यों अमेरिका को अफगानिस्तान से निकलने पर मजबूर नहीं कर सकते? बात यह है कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल, अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल है, उसको अगर देखें तो वहां पे वीटो है जो कि जमहूरी इक़्तिदार को दफन कर देता है। सारे ममालिक अगर मिलकर इकट्ठे ये फैसला कर भी दें कि अमेरिका को ये करना चाहिए तो अमेरिका उसको वीटो कर सकता है। अमेरिका खुद ना करे तो फ्रांस से, बरतानिया से करा सकता है। तो उस लिहाज से आप देखें कि एक तरफ दो एटमी कुव्वतें चाइना और रशिया उसमें मौजूद हैं, दूसरी तरफ बाकी तीन कुव्वतें आपस में इत्तेहादी हैं, बिल्कुल, जिसमें फ्रांस और बरतानिया और अमेरिका है। तो ये किसी भी प्रपोजिशन को, किसी भी रेजोल्यूशन को वहां पास नहीं होने देंगे जो उनके मर्जी के खिलाफ होगी। तो लिहाजा बात आगे नहीं बढ़ सकेगी। अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म जो है वो बेकार है इस लिहाज से कि ये बड़ी कुव्वतें जो हैं वो अपनी मर्जी के मुताबिक उसको चलाती हैं और जहां वो समझे कि इसको आगे हमने इस्तेमाल नहीं करना तो वहां वीटो कर देती है। जनरल साहब, इसमें एक और जो अहम बात है इस कॉन्फ्रेंस में कि ईरान भी शामिल हुआ और साथ साथ इंडिया भी शामिल हुआ, और जाहिर सी बात है ये इंडिया का तो कोई तुक ही नहीं बनता है इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत का, तो इससे पाकिस्तान को तो एतराज़ कहा भी गया है कि पाकिस्तान की तरफ से एतराज़ उठाया भी गया है। तो पाकिस्तान फिर क्यों इस तरह की जो चीज़ें हैं इन ममालिक को क्यों शामिल होने देता है इस कॉन्फ्रेंस में, या क्यों चाहता है कि भाई ये ममालिक भी उस बड़ी पावर बन जाए? नहीं, पाकिस्तान तो नहीं इनको इनवाइट करता, ना करने देना चाहता है, लेकिन चूंकि होस्ट मुल्क जो मेजबान मुल्क है वो रशिया है, उसने कॉन्फ्रेंस बुलाई है, तो उसने तो हर हालत में जो लोगों जिनको बुलाया गया है वो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, वो रशिया जो मेजबान है उसके कंट्रोल में है, वो जिसको भी बुलाए। अब पाकिस्तान ये कर सकता था कि पाकिस्तान उस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कर देता है, लेकिन उसका नुकसान हो सकता था। बिल्कुल, बाइकआउट का मतलब यह है कि अगर आइंदा रशिया इनवाइट ही ना करे पाकिस्तान को तो पाकिस्तान प्रोसेस से बाहर रह जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए ये मुनासिब है कि वो एतराज से जरूर करे लेकिन खुद भी कॉन्फ्रेंस में शामिल हो जाए। लिहाजा पाकिस्तान ने यही किया और इससे पाकिस्तान की आवाज वहां सुनी गई, पाकिस्तान की आवाज भी मौजूद है, पाकिस्तान की तजावीज भी वहां पे सुनी जा सकेंगी
और बाइकआउट करने से, बाहर रहने से वो सारा प्रोसेस फिर आप छोड़ देते हैं, आप उससे बाहर हो गए। तो इसलिए ये तो होगा। भारत को इनवाइट किया है रशिया ने अपने मफादात के लिए, क्योंकि उनका भारत के साथ एक ताल्लुक है, बहुत कमाई है उनको भारत से, भारत ने उनसे असला बड़ा लेते हैं, बिल्कुल उसके पैसे देते हैं, भारत उनसे न्यूक्लियर रिएक्टर बहुत सारे ले रहा है, को 8 के करीब, वो अरबों डॉलर्स का सौदा है। तो रशिया जिसके ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन वगैरह लगाई हुई है उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए, वहां उसको भारत से और चाइना से काफी डॉलर मिलते हैं, काफी तिजारत है जिसका फायदा है उसको। तो इसलिए वो कभी इन ममालिक को छोड़ना नहीं चाहेगा, वो बिल्कुल आए। लेकिन ये चीज हमेशा रशिया को भी पता है, ये जहन में रहेगी सबके, चाइना के, ईरान के, पाकिस्तान के, कि ये भारत, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो है अशरफ गनी की और अमेरिका, ये तीनों स्पॉइलर हैं। ये प्रोसेस को आगे नहीं जाने देंगे, ये स्पॉइलर हैं, ये प्रोसेस को खराब करने के लिए वहां शामिल हुए हैं। ये तीनों आपस में एक है। जी चलो साहब, चले जी जनरल साहब, चले आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला जी जनरल साहब, अगला हमारा टॉपिक था प्रोग्राम का कि अमेरिका जो है वो ईरान पर पाबंदियां तो लगा रहा है, लेकिन हम देखते हैं कि चाबहार पोर्ट को अमेरिका ने पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया है। तो इसकी वजह क्या है और इससे फिर खित्ते पर असरात क्या पड़ेंगे? देखिए, इसमें दो चीजें हैं जी। भारत को वो अमेरिका अपने साथ मिलाना चाहता है चाइना के खिलाफ जी। भारत एक मक्कार मुल्क है जिसने हमेशा दोगली गेम खेली है। वो चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात बढ़ा रहा है, बिजनेस वगैरह। भारत एक बड़ी मार्केट है, चाइना वहां पे अपना माल काफी भेजता है, कमाई भी कर रहा है वहां से, और उसमें भारत के अंदर वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहता है चाइना। तो एक तो ये उसको फायदा है भारत को कि वो दोनों तरफ खेल रहा है जी। लिहाजा दोनों साइडें, और रशिया को भी, अमेरिका जो है वो रशिया को सजा देना चाहता है, सैंक्शन वगैरह लगाता है, लेकिन भारत उसके साथ भी तिजारत कर रहा है जी। तो एक तो ये इशू है कि दोनों साइड, ये चाइना भी और अमेरिका, ये दोनों में दौड़ लगी हुई है। दोनों भारत को अपनी साइड पे रखने के लिए उसको कंसेशंस देते हैं बढ़ बढ़ के, ताकि भारत जो है वो किसी एक मुल्क की गोद में न चला जाए। अगर अमेरिका की तरफ वो मुकम्मल हो जाता है और चाइना को छोड़ देता है, चाइना के ताल्लुक खत्म हो जाते हैं, तो भारत चाइना के लिए एक मसला बन जाता है जी। लिहाजा भारत को दोनों तरफ पजीराई मिल रही है। लेकिन अमेरिका ने जो इस वक्त काम किया उसका एक और भी वजह थी, वो ये थी कि भारत की डिफेंस, उसने सिर्फ, अमेरिका ने सिर्फ भारत को खुली छुट्टी नहीं दी, वेवर नहीं दिया, उन्होंने चाइना को भी दिया, इटली को दिया है, और साथ उन्होंने तुर्की को भी दिया है, एक आध कोई और भी मुल्क है। ये उन्होंने काम इसलिए किया है कि ये मुल्क बागी हो चुके थे। चाइना ने और भारत ने ऐलान कर दिया था कि अगर सैंक्शन लगाई हैं तो लगाते नहीं, हम डॉलर की बजाय अपनी करेंसीज में ईरान के साथ कारोबार करेंगे, लेकिन तेल हम लेते रहेंगे ईरान से। यही टर्की ने कहा जी। तो अमेरिका ने अपनी शपथ भी मिटानी थी, क्योंकि ये उसके अगर इत्तेहादी भी हैं तो दूसरी तरफ ये अमेरिका को डिफाई कर रहे हैं। अमेरिका की सैंक्शन का क्या फायदा अगर ये बड़े मुल्क काफी सारे जो हैं वो ईरान के साथ कारोबार जारी रखें। पहले भी यूरोपियन यूनियन भी इस मामले में डिफाई करना चाह रही है। बिल्कुल। तो इन हालात में उन्होंने तो अपनी फेस सेविंग की के बजाय इसके कि ये हमें छोड़े, हम पहले इनको वेवर दे दें और हम कहें कि हमने आपके ऊपर बड़ी मेहरबानी की है कि आपको वेवर दे दिया है, बाकी दुनिया को हमने वेवर नहीं किया। तो अमेरिका ने दोनों तरफ से ये फायदा उठाया है और दोनों भारत को और 4-5 मुल्कों को इजाजत दी है जी। जनरल साहब, बिल्कुल ऐसी ही बात है। तो इससे तो ये समझ में आता है जनरल साहब कि जिस तरह से हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी अभी हालिया कहा कि हम जो है अमेरिका ईरान के ऊपर जो दूसरे मरहले की पाबंदियां लगाई हैं ये एकदम नहीं लगा सकता, क्योंकि इससे फिर पेट्रोल की जो मार्केट है उसमें बहुत तेजी आ जाएगी, बहुत महंगा हो जाएगा। तो फिर इससे क्या, ये लोग ये भी सवाल कर रहे हैं, तो इससे तो ये समझ में आता है कि अमेरिका जो है ये दोहरे रवैये पर, ये दोहरे म्यार पर चल रहा है। तो अमेरिका फिर ईरान का दोस्त है या फिर दुश्मन है, या फिर क्या कर रहा है? देखिए, मैं एक चीज आपको वादे करूं जी, ये दोस्त और दुश्मन वाला किस्सा नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा मुनाफिक मुल्क जो है वो अमेरिका है जी। इसने सारी दुनिया को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल किया और यही वो काम करना चाह रहे हैं जी। जो यूरोपियन यूनियन वगैरह इनके बहुत करीब रही है, आज वो भी रो पीट रहे हैं, वो भी कह रहे हैं बिल्कुल कि हमें अमेरिका के चंगल से निकलना है, क्योंकि अमेरिका का डॉलर अगर हम उसी पे इस्तेमाल में रहें और करेंसी यही चलती रहे तो अमेरिका की पाबंदियों की वजह से हमारी भी तिजारत खराब होती है।
जी। इसमें आप बदअखलाकी की हालत ये देख लेना कि ईरान के साथ एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया हुआ अमेरिका उससे निकल गया जी। इसी तरह रशिया के साथ एक एग्रीमेंट इंटरनेशनल किया हुआ उससे भी निकलना चाह रहे हैं। फिर पैसिफिक ओशन में, साउथ चाइना सी पैसिफिक ओशन में इन्होंने 20 मुल्कों के साथ तजारत का 16 मुल्कों के साथ तजारत का एग्रीमेंट किया हुआ था, जो खुद अमेरिका ने पीछे लग लग के ओबामा के दौर में किया, उसमें से निकल गए। अब वो मुल्क भी इनको छोड़ रहे हैं, वो 8-9 मुल्क इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा जी हम तो माहदे के मुताबिक चलते रहेंगे, अमेरिका बाहर हो गया। तो अमेरिका का ना तो काबिल एतमाद मुल्क है कि वो अपने मफादात के लिए माहदे, इंटरनेशनल माहदे किए हुए तो जो मुकद्दस होते हैं उस लिहाज से उनको अपनी मर्जी के मुताबिक छोड़ देता है। दूसरी तरफ ये है कि अपने मफादात के लिए सैंक्शन लगा के दूसरे ममालिक की वो तजारत, उनके इकोनॉमी का कोई उनको खातर में नहीं लाता, उसकी तो पता ही नहीं परवाह। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि बहुत सारे मुल्क हैं वो अमेरिका से हटते जा रहे हैं। तो अमेरिका अपनी मुनाफकत की वजह से और अपने मफादात का दूसरे मुल्कों के ऊपर थोपने की वजह से आप देखेंगे कि वो नुकसान उठाएगा। बिल्कुल नुकसान उठाएगा। जनरल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ शिरकत की। नाज़रीन किराम, जनरल साहब बात कर रहे थे अमेरिका ने जो पाबंदियां लगाई हैं ईरान के ऊपर, उसमें बाज़ पाबंदियों से इस्तिस्ना दिया है, चाबहार पोर्ट से इस्तिस्ना दिया है, क्यों दिया है इस हवाले से एक रिपोर्ट है 24 उर्दू के पास, वो रिपोर्ट देखिए मुख्तसर से, उसके बाद वापस आएंगे, इसी टॉपिक को जारी रखेंगे। हमारे साथ अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर जो मुतय्यन थे शमशाद अहमद साहब, वो भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद होंगे, लेकिन उससे पहले एक मुख्तसर सी रिपोर्ट देखिए, हमारे साथ रहिएगा। ईरान की चाबहार पोर्ट अमरीकी पाबंदियों से मुस्तस्ना क्यों? ईरान के मुतनाज़ा जोहरी प्रोग्राम के बायस ईरान को इन दिनों अमरीकी पाबंदियों का सामना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पहले मरहले में ईरान पर पाबंदियां मई 2018 में, जबकि दूसरे मरहले की पाबंदियां नवंबर 2018 में लगाईं। अमरीकी पाबंदियों की जद में आने वाले शोबों में जहाज रानी, समंदरी जहाज बनाने की सनत, मालियात और तवानाई के शोबे शामिल हैं। अमरीकी महकमा खजाना सेक्रेटरी ने कहा कि बैनुल अक़वामी अदायगियों का नेटवर्क स्विफ्ट भी ईरान से ताल्लुक ख़त्म कर देगा और इस सूरत में ईरान बैनुल अक़वामी मालियाती निज़ाम से मुकम्मल तौर पर कट जाएगा। दूसरी जानिब अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियों में 8 ममालिक को इस्तिस्ना दिया है। अमरीकी महकमा खारजा ने इन 8 ममालिक के नाम नहीं बताए, ताहम माहिरीन के मुताबिक इन 8 ममालिक में चीन, जापान, जनूबी कोरिया, इटली, तुर्की वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नई अमरीकी पाबंदियों के बाद एक बयान में कहा कि अमरीका ईरान पर तदरीजन पाबंदियां लगाएगा, क्योंकि अगर एक ही बार सारी पाबंदियां लगा दी गईं तो आलमी मार्केट में तेल महंगा हो जाएगा। नई अमरीकी पाबंदियों में इंडिया के ताउन से बनने वाली ईरानी चाबहार पोर्ट को भी पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया गया है। चुनाचे चाबहार पोर्ट को अफगानिस्तान से रेलवे लाइन के जरिए मुंसलिक करने के मंसूबे को अमरीकी पाबंदियों से मुस्तस्ना करार देने समेत इंडिया को चाबहार पोर्ट से तेल और दीगर अशिया की तरसील की भी इजाजत दी गई है। सवाल ये है कि अमरीका ने ईरान की चाबहार पोर्ट को पाबंदियों से क्यों मुस्तस्ना करार दिया? मुबस्सिरीन के मुताबिक अमरीका ने चाबहार पोर्ट को अमरीकी पाबंदियों से इसलिए मुस्तस्ना करार दिया ताकि पाकिस्तान की गवादर पोर्ट और सी पैक के मुकाबले में चाबहार पोर्ट को प्रमोट किया जाए। चाबहार पोर्ट को अमरीकी पाबंदियों से मुस्तस्ना करार देने की एक और बड़ी वजह अफगानिस्तान के साथ ईरान और इंडिया की तिजारत को फरोग देना है, क्योंकि अमरीका ये चाहता है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के तिजारती ताल्लुकात खत्म हो जाएं। यही वजह है कि अमरीका ने गुज़श्ता चंद सालों
सालों में ईरान की अफगानिस्तान के साथ तिजारत को खूब बढ़ाने के मौके फराहम किए हैं। चुनांचे 2017 में ईरान 2 अरब डॉलर से जायद की तिजारत के साथ अफगानिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर बन गया। इससे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर हुआ करता था। सवाल यह है कि एक ऐसे वक्त में जब सऊदी अरब सी पैक मंसूबे में शामिल हो रहा है और पाकिस्तान में सरमायाकारी करने का ख्वाह है, तो ईरान की चाबहार पोर्ट को अमरीकी पाबंदियों से मुस्तस्ना करार देने से पाक सऊदी ताल्लुकात पर क्या असरात पड़ेंगे और पाकिस्तान कैसे अमरीका, ईरान और इंडिया के गठजोड़ का मुकाबला करेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की कि ईरान पर अमेरिका ने पाबंदियां तो लगाई हैं, लेकिन चाबहार पोर्ट को मुस्तस्ना करार दिया है। चाबहार पोर्ट पर पाबंदियां नहीं लगाई गई और इससे बहुत सारे ममालिक को फ़ायदा होगा। जाहिर सी बात है, जो चाबहार पोर्ट है उसमें जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है, जो पार्टनर है ईरान का, वो इंडिया है। तो इससे पाकिस्तान को भी बहुत सारे जो सवालात हैं, ख़दशात हैं, वो लाहिक हैं। पाकिस्तान भी ये चाहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका ये चाहता है कि गवादर और सी पैक के मंसूबे को किसी तरह से मुतासर किया जाए। फिर ये अमेरिका का ये रवैया कैसा है कि वैसे तो एक तरफ कहते हैं कि वो ईरान के ख़िलाफ़ है और ईरान के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें करता है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाज़ पाबंदियों से इस्तिस्ना भी करार दिया जाता है और फिर ख़ुद ईरान के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, हुकूमत भी कहती है, मुजाहरे भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। तो ये अमेरिका चाहता क्या है और कर क्या रहा है? बहुत से लोग इसको कहते हैं कि ये मुनाफ़िकत भी है। तो इसी वाले से जानने की कोशिश करेंगे। अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मोहतरम जनाब शमशाद अहमद साहब, जो अमेरिका में साबिक सफ़ीर भी रहे हैं और सेक्रेटरी ख़ारजा भी रहे हैं और पाकिस्तान के काफ़ी सारे उमूर को अच्छी तरह से जानते भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। जी वालेकुम सलाम। जी सर, आप एक वजाहत कर दूं पहले कि मैं अमेरिका में सफीर नहीं रहा जी। मैं अमेरिका में मैंने सिफारतकारी जरूर की है वाशिंगटन में जी। लेकिन सिफारत मैंने की है यूनाइटेड नेशंस में सफीर होता था मैं जी सर, चलें इस पर सर सॉरी करते हैं आपसे कि हमने ये गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। बहरहाल सर, आपका तजर्बा तो है इस हवाले से, बैरूनी दुनिया के ताल्लुकात के हवाले से, तो ये फरमाइएगा कि अमेरिका ने जो इशू चल रहा है वो ये है कि अमेरिका ने चाबहार पोर्ट को पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया है। तो एक तरफ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के आपस में जो ताल्लुकात हैं, दुनिया ये देखती है कि वो ख़राब हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि सपोर्ट भी की जा रही है ईरान को और बाज़ पाबंदियों से इस्ना भी दिया जा रहा है। फिर इससे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि इससे शायद पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, ग्वादर पोर्ट पर असरअंदाज होने के लिए इस तरह से फेवर दी जा रही है इंडिया को। तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं नहीं समझता कि चाबहार का कोई ग्वादर की बंदरगाह पर किसी किस्म का असर पड़ेगा जी। और चाबहार की बुनियादी तौर पर एक्सेस जो है खुश्की के रास्ते वो सेंट्रल एशिया के 1 या 2 ममालिक के साथ है जी। बाकी और कहीं वसाई नहीं है। हाँ, अलबत्ता ईरान का तेल चाबहार के जरिए से जरूर बाहर जा सकता है समुद्री रास्तों से। तो ये एक गलत तासर है बाज़ जहनों में कि इसका असर ग्वादर पर पड़ेगा। ग्वादर की बंदरगाह जो है उसकी एक खास अपनी अहमियत है, उसकी लोकेशन और किसी बंदरगाह की नहीं है इस पूरे खत्ते में जी। और ग्वादर का जो स्कोप है वो भी बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। उसकी सर ये तो ओवरलैंड के हवाले से पूरा मगरबी चाइना तक उसकी रसाई होगी और फिर पूरी दुनिया के साथ मुंसलिक है। सर आपकी बात तो बिल्कुल ठीक है। झगड़ा तो ये नहीं है कि मेरी बात सुन लीजिए, झगड़ा ये नहीं है कि चाबहार और ग्वादर कम्पीट करेंगे या क्या करेंगे, वो तो वक्त बताएगा। अभी फिलहाल आपने ये कहा कि अमेरिका ने चाबहार को मुस्तस्ना कर दिया है जो ईरान पर सैंक्शंस लगाई गई है, यही बात कही है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, अमेरिका की पहले तो ये है कि सैंक्शंस की जो पॉलिसी है वो सारी की सारी डबल स्टैंडर्ड्स पर मबनी है और अभी 2 साल पहले ईरान के साथ सारे मामला खत्म हो गए थे। 2 साल बाद उनको कुछ और ख्याल आया तो एक नया सीन पैदा कर दिया। तो ये इस किस्म के जो फैसलों की तब्दीली है वो उनके अपनी नजर में अपने मफादात के हवाले से है, अमेरिका के मफादात, और अपने मफादात के हवाले से उन्होंने ये सारा ईरान पर सैंक्शन दोबारा लगा दी हैं
और दूसरे मुल्कों को मना कर दिया गया है कि ईरान के साथ कोई लेन देन न रखे। चाबहार को जो इस्तिस्ना दिया गया है बुनियादी तौर पर, वो उसमें उस जगह से अमेरिका के अपने इत्तेहादी, जिसमें इंडिया भी शामिल है, जापान भी शामिल है, तो जो मगरब के लोग हैं तो वो मुत्तफिक होते हैं और अमेरिका की कोई ताकत नहीं कि वो इंडिया को कह सके कि तुम ईरान के साथ ईरान से तेल मत खरीदो। अपने वो मगरबी इत्तेहादी हैं उनको कह के, क्योंकि उनका गुजारा ईरान के तेल के बगैर नहीं हो सकता है। और यही वजह है कि आज तक अमेरिका ने कभी ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई नहीं की, क्योंकि ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई होती है तो फिर इस खित्ते से पूरी उस दुनिया के उन ममालिक को तेल की सप्लाई बंद हो जाएगी जो अमेरिका के साथ खड़े होते हैं। तो यहाँ तो सारा इंडिया के साथ, चूंकि अमेरिका ने इंडिया को एक खास इत्तेहादी का वो दे दिया हुआ है रुतबा, और वो इस वजह से दिया है, इस वजह से नहीं कि इंडिया के साथ उनको प्यार है, वो इस वजह से दिया है कि इंडिया की मदद के साथ वो चाइना को तकलीफ देना चाहता है, चाइना को रोकना चाहता है, काउंटर फोर्स के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। तो इंडिया चाइना का अमेरिका का इत्तेहादी है, उस हवाले से इंडिया को हर सहूलत ईरान से हो या किसी जगह से भी हो, वो अमेरिका चाहेगा कि उसमें कोई डिसरप्शन ना पैदा हो। इस वजह से ये सिलसिला तो कोई ऐसी हैरत वाली बात नहीं है और ना परेशानी वाली, क्योंकि हमारे लिए तो परेशानी की बात अवस्था इतनी है कि अगर ईरान के ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो ज़ाहिर है हमें परेशानी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर सऊदी अरब पर कोई परेशानी है तो हमें परेशानी होगी। तो हम अपने बराबर मुल्कों के साथ किसी किस्म की ज्यादती अगर हो तो उससे हमें यकीनन सदमा भी होता है, सोच भी होता है, और हम हर लिहाज से अपनी जो वसाइल के अंदर यही मदद कर सकते हैं वो करने की कोशिश करते हैं। सर इससे तो फिर सर ये नतीजा निकलता है, इससे तो हमें ये बात समझ में आती है कि अगर अमेरिका डबल स्टैंडर्ड कर रहा है और पाबंदियां जो है महज दिखलावा है, और फिर वो अमेरिका ये बात भी समझता है कि अगर वो पाबंदियां मजीद लगा देगा, जैसे कि अभी ट्रंप ने हालिया कुछ दिन पहले भी ये बात कही कि अगर हम अमेरिका पर एक ही बार सारी पाबंदियां लगा देंगे तो फिर आलमी मार्केट में तेल कहाँ से खरीदा जाएगा और महंगा हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो फिर कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अमेरिका जो है किसी ना किसी तरह से ईरान की जो गवर्नमेंट है ईरान को सपोर्ट भी करता है कि वो अपना तेल को बेचे, अपनी इकॉनमी को स्ट्रांग करे। और फिर कुछ लोग ये भी बात करते हैं कि फिर जिस तरह से ईरान का इन्फ्लुएंस है शाम के अंदर है, यमन के अंदर है, तो फिर इसमें बराह रास्त किसी न किसी तरह से अमेरिका भी शामिल है। देखिए अमेरिका का जो मुफाद है वो सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं है। अमेरिका के मुफादात जो हैं वो वर्ल्ड वाइड है, आलमी मुफादात हैं, और उसको कहीं ऊंच दिखानी पड़ती है, कहीं नीच दिखानी पड़ती है, और अपने मुफादात में बैलेंस रखने के लिए वो अपनी पॉलिसियों में कंट्राडिक्शन भी पैदा करता है। ये एक आम सी बात होती है, कोई ये नहीं होता फॉरेन पॉलिसी के हवाले से कि अगर आपने एक पॉलिसी बनाई है वो पत्थर पे लकीर बन जाती है, वो कोई लिखी हुई चीज नहीं होती है, कोई मैन्युस्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं होता, कोई किसी मतलब जिस तरह आयन का मसवदा होता है या रिटन कानून होता है। इसको फॉरेन पॉलिसी होती है, हर वक्त बदली जा सकती है अपने मुफादात के हवाले से। मैं तो पाकिस्तान के हवाले से ये बात किया करता हूँ। अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कि जो हमें पॉलिसी बदलनी चाहिए, उनके ज़हनों में ये तासर है कि जिस तरह हर दूसरी पॉलिसी होती है, कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, स्टेट बैंक की पॉलिसी, इसी तरह गालबन फॉरेन पॉलिसी के ये फॉरेन पॉलिसी जो होती है किसी मुल्क की भी उस तरह कोई मुसवदा, कोई मैन्युस्क्रिप्ट की सूरत में नहीं होती। वो एक बुनियादी तौर पर सम टोटल होता है, मजमुआ होता है उस मुल्क के अपने कौमी मफादात का, या जो अमेरिका जैसी बड़ी ताकत हो उनके आलमी मफादात जो हैं उनका ग्लोबल आउटरीच रिलेटेड। तो उस हवाले से अमेरिका अपनी पॉलिसी को एडजस्ट करता रहता है। इस तरफ से उधर से ये भी देखना होता है कि ओपेक ममालिक से तेल की सप्लाई रहे, कीमत का लेवल ठीक रहे। मशरिक़ वस्ता में अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है वो उसको कुछ तक न पहुंचने पाए। वो सिर्फ तेल वाला किस्सा नहीं, वो ये भी सूट करता है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक में हुकूमतें किस किस्म की हैं, हमारे साथ वो अच्छा रवैया उनका है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर उसको उतारना होगा, तो फिर वो रिजीम चेंज के हवाले से चेंज लाने की कोशिश करते हैं।
तो ये एक तब्दीली का अमल जो है, ये बड़ी ताकत जब कोई हो जाती है दुनिया में जिस तरह अमेरिका है, तो ये एक बड़ा फितरती सा अमल है, क्योंकि उसके लिए तब्दीली नागुज़ीर होती है। हाँ, बदलते हालात के साथ जी। अब ये है कि जो पहले तो यूनिपोलैरिटी थी ना, अब रूस और चीन ने भी इस खित्ते में, मशरिक़ वस्ता में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यानी अमेरिका ने इतनी कोशिश की कि सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए, लेकिन यहाँ पर रूस और चीन ने मिलकर ऐसी रुकावट डाली कि वो नहीं कर सका। ये वो चीज है कि वहां पे चूंकि ईरान की भी वहां मौजूदगी है सीरिया में, तो वो छोटे छोटे जो रीजनल प्लेयर्स हैं वो अपना काम करते रहते हैं, मगर असल जो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिका को ब्रेक लगा है वो बड़ी ताकतों की रवैये की वजह से चला है। तो ये चीज चलती रहेगी। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये एक ताकतों का ग्रेट गेम है, जिसमें सिर्फ मशरिक़ वस्ता ही उसका उखाड़ा नहीं है, उसमें सेंट्रल एशिया भी उसका उखाड़ा है, अफगानिस्तान भी उसका उखाड़ा है, और फार ईस्ट में भी साउथ चाइना सी के इलाके वो उखाड़ा है। तो दूसरे लफ्जों में मैं ये कहूंगा कि सर्द जंग खत्म हुए बहुत अरसा हो गया, लेकिन जो कोल्ड वॉरियर्स हैं, जो सर्द जंग लड़ने वाले हैं, वो अभी भी ड्राइवर की स्पेशलिस्ट पर बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो फैसले अभी भी वही कर रहे हैं। ट्रंप जो है वो तो एक मोहरा है आगे बैठा हुआ, तो पीछे उसके बैठे हुए वही लोग जिन्होंने सर्द जंग लड़ी थी, और वो अब भी सर्द जंग के हवाले से अपनी ताकत का जो तकाजे हैं उनको पूरा करने के लिए वो इधर से उधर से शतरंज का गेम खेलते रहेंगे। और इससे हमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये सिर्फ कहूँगा कि पर्शियन गल्फ के या गल्फ के खलीज के जो ममालिक हैं, उनके लिए सबसे बड़ा इस वक्त जो चैलेंज है वो यही है कि वो आपस में अपने इख्तिलाफात कम करें आपस में, क्योंकि खलीज के ममालिक अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो कमजोर रहेंगे, और नतीजा ये होगा यही बड़ी ताकतें बाहर से आपको एक्सप्लॉइट करती रहेगी। अपना मफादात हासिल। जी हमारे लिए भी चैलेंज यही है। बिल्कुल, हमें भी ये चीजें ख्याल रखना होगा। हमें इन सारे मसाइल से जहां जहां आग लगी हुई है, हमें आग के शोलों से बचना है। बस ये हमारा चैलेंज, पाकिस्तान का चैलेंज अफगानिस्तान के हवाले से है। इसी तरह गल्फ में जो कुछ हालात हैं उसमें भी कभी अब हमारी नई हुकूमत जो नई क़यादत है उसने कोशिश ये हमारी होगी कि भी हम सऊदी अरब की मुश्किलात को कम करें, और यमन के हवाले से कोई सालसी का रास्ता निकल आए, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हो जाए, उससे हमें सब मुस्लिम वाले को फायदा होगा। और ये हमने सीखना चाहिए कि दूसरी जंग अजीम के बाद यूरोप भी इसी तरह बटा हुआ था, वहां भी एक दूसरे को शक की निगाह से देखा जाता था, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी दूसरी जंग के बाद उन्होंने आपस में बैठकर मुश्तरका तौर पर मैकेनिज्म बनाने शुरू कर दिए जो रीजनल। इसी तरह गल्फ खलीज में भी ये चाहिए, कतई नजर इसके कि इनके अपने इख्तिलाफात हैं उनको एक तरफ रख के बिल्कुल इत्तेहाद करना चाहिए, कंप्रोमाइज अपनी पोजीशन किए बगैर और गल्फ के अंदर एक मैकेनिज्म बनाइए। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान इस सिलसिले में बहुत मदद कर सकता है अपने तमाम बराबर मुल्कों की। जी चलें, सही है। डॉक्टर शमशाद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ मारूफ तज़कियाकार जनाब शमशाद अहमद साहब। उनका बहुत अच्छा मौक़िफ़ था कि पाकिस्तान भी अपना किरदार अदा कर सकता है यमन जंग और मशरिक़ वस्ता में अमन व अमान के हवाले से। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक था यमन की जो जंग है, खाना जंगी है, उसे 3 साल का अरसा तकरीबन होने वाला है, और उसमें पाकिस्तान ने बरह रास्त सालसी की पेशकश की है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने यमन के जो सदर हैं अब्दुल रब हादी मंसूर को दावत दी है पाकिस्तान आने की, और यमनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सदर पाकिस्तान से मुलाकात भी की है। क्या वाकई पाकिस्तान यमन की जंग ख़त्म करवा सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखिए वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। क्या पाकिस्तान यमन खाना जंगी ख़त्म करवा सकता है?
7 नवंबर 2018 को वजीर आज़म इमरान खान से पाकिस्तान में मुतय्यन यमनी सफ़ीर मोहम्मद मुताहिर अल-शेबी की वजीर आज़म हाउस में मुलाकात। यमनी सफ़ीर ने इमरान खान को यमन में ताज़ा सूरत हाल से आगाह किया। वजीर आज़म इमरान खान ने यमन में खाना जंगी ख़त्म करवाने पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान यमन खाना जंगी ख़त्म करवाने के लिए भरपूर किरदार अदा करने को तैयार है। पाकिस्तान यमनी अवाम को खाना जंगी से निजात दिलाने के लिए तमाम ज़राए और वसाइल बरूए कार लाएगा। बाद अज़ा यमनी सफ़ीर ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुलाकात की। सदर पाकिस्तान ने भी यमन का भरपूर साथ देने का अंदिया दिया। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान यमन खाना जंगी ख़त्म करवा सकता है? माजी में यमन खाना जंगी के हवाले से पाकिस्तान के किरदार का जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान शुरू से यमन हूसी बागियों की मुखालफत करता आया है। पाकिस्तान का यमन खाना जंगी के हवाले से वाज़े मौक़िफ़ रहा है कि फौज और जंग यमन तनाज़े का हल नहीं है। मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने सऊदी अरब के दोनों दौरों के मौके पर यमन खाना जंगी ख़त्म करवाने के लिए सालसी की पेशकश की है। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारजा और ईरानी हुक्काम से भी पाकिस्तान ने दरख्वास्त की कि वो यमन में हूसी बागियों की मावनत और असले की तरसील रोक दे ताकि दोनों अतराफ से यमन में जंग बंदी हो जाए। लेकिन ईरानी हुक्काम की तरफ से वज़ीर आज़म इमरान खान की दरख्वास्त पर कोई संजीदा रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। अब सवाल ये है कि ईरान यमनी खाना जंगी ख़त्म करने में संजीदा है या नहीं। हक़ाइक़ का जायजा लिया जाए तो ईरान की तरफ से 2015 से ताहाल यमन में हूसी बागियों की भरपूर माली, दिफाई और अफरादी मदद की जा रही है। ईरानी आर्मी चीफ वज़ीर ख़ारजा समेत कई हुक्काम दावा कर चुके हैं कि वो यमन में हूसी बागियों की मदद और हिमायत कर रहे हैं और करते रहेंगे। दूसरी जानिब सऊदी अरब का मौक़िफ़ ये है कि हूसी मलेशिया ईरानी हिमायत से सऊदी अरब के लिए खतरा बने हुए हैं, जो आए रोज सऊदी सरहदों पर मिसाइल हमले समेत सरहदी इलाकों में इंतशार फैलाते रहे हैं। सऊदी हुकाम का कहना है कि जब तक ईरान हूसी मलेशिया की मदद से बाज नहीं आएगा तब तक यमन खाना जंगी खत्म नहीं हो सकती। अब ये वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान यमन में खाना जंगी खत्म करा सकता है या फिर ईरान पाकिस्तान में अपनी मखसूस लाबियों के जरिए पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि वो यमन खाना जंगी में सालसी की कोशिश न करे। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने रिपोर्ट मुलाहिजा की कि क्या पाकिस्तान यमन की जो खाना जंगी है उसे ख़त्म करवा सकता है और पाकिस्तान किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकता है कि मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम हो जाए। जाहिर सी बात है मशरिक़ वुस्ता में खाना जंगी पिछले 6-7 साल से, बल्कि इससे भी पहले इराक जंग से मुसलसल जारी है और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक में, इराक में देखा कि कितने लाख मुसलमान जो हैं वो शहीद हो गए और बहुत सारे लोग बेघर हो गए और किस तरह से अब इराक की सूरत हाल है ये हमारे सामने है। इसी तरह फिर उसके बाद अरब बहार के नाम पर किस तरह से मुल्कों को तबाह किया गया, लीबिया, ट्यूनिस और मिस्र, और फिर इसी तरह शाम की जो सूरत हाल है पिछले 7.5-8 साल से हम देख रहे हैं तबाही के दहाने पर है और कितने लाख जो मुसलमान है वहाँ पर लाखों की तादाद में मुहाजिर हो गए और लाखों की तादाद में लोग शहीद हो गए। इसी तरह फिर 2015 में यमन के अंदर खाना जंगी शुरू हो गई और फिर उस जंग की वजह से बहुत से लोग उस दुनिया से जा चुके हैं। बहरहाल इसी पर हम जानेंगे क्या वाकई पाकिस्तान सालसी की जो पेशकश पाकिस्तान ने की है कि पाकिस्तान वाकई यमन जंग खत्म करवा सकता है। इसी हवाले से अभी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मोहतरम जनाब जनरल नईब खालिद लोधी साहब, जो इस हवाले से साबिक़ सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं और दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी सर, ये फरमाइएगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात की है यमनी सफ़ीर ने और वज़ीर आज़म साहब भी कई दफ़ा कह चुके हैं कि हम कोशिश करेंगे कि यमन की जो खाना जंगी है इसे हम ख़त्म करवा लें और सालसी के हवाले से भी बड़ी कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान ने पेशकश भी की है। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान यमनी खाना जंगी जो है इसे ख़त्म करवा सकता है? जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान अपनी हैसियत में इसमें बड़ा फाल रोल अदा कर सकता है, लेकिन मेरे ज़हन में सिर्फ एक बात आती है कि जो मेन पार्टी है यमनी जंग की, उनमें ईरान भी शामिल है, जहां तक मेरी अपनी असेसमेंट है और दुनिया भी इस बात को जानती है। तो जब भी आपने सालसी का रोल अदा करना हो तो जो मेन पार्टी है यानी कि सऊदी अरब और ईरान, खास है कि फिर दो पार्टियां यमन के अंदर भी हैं, हूथी है और दूसरे, तो ये जब तक चारों जो स्टेक होल्डर हैं ये मुत्तफिक ना हो
और मुझे नहीं लगता कि अभी तक गो के आए हैं, मैं मानता हूँ कि वज़ीर खारजा ईरान के तशरीफ लाए और कोई बातचीत हुई होगी जी। उसके बाद अगर ये ऐलान आता सालसी का, तो मैं समझता कि भी ईरान को ऑन बोर्ड लेकर बात की गई है, लेकिन चूंकि सालसी का ऐलान पहले कर दिया गया था और अगर कोई बातचीत हुई है ईरान से तो बाद में हुई है, तो मैं इसके बारे में कोई बहुत पुरुमीद नहीं। जी सर, इसमें फिर एक सवाल ये भी है कि जाहिर सी बात है, जैसे आपने भी कहा और अमेरिका और पूरी दुनिया भी ये बात जानती है कि ईरान के जो हूसी हैं उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और वहाँ के वफद भी ईरान जाते रहे हैं हूसियों के। तो इसमें फिर यही वाला लोग सवाल भी करते हैं कि सऊदी अरब और यमन की आपस में जो है वो तो समझ में आती है कि चूंकि वो उनके बॉर्डर पर हैं और उनके आपस में झगड़ा भी है, मिसाइल भी फायर किए गए हैं जद्दा, मक्का और यहाँ वगैरह रियाज वगैरह पर। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान ये कहता है कि इंडिया का अफगानिस्तान में क्या ताल्लुक है कि इंडिया अफगानिस्तान में आके बैठ जाए, इसी तरह सऊदी अरब के लोग भी ये कहते हैं और ये सवाल करते हैं कि ईरान का क्या ताल्लुक है कि वो यमन में आके बैठ जाए। तो फिर इससे फिर ईरान को हम किस तरह से समझ सकते हैं कि उसको भी हम कायल करें? देखिए, ये जो आपने इस डाल दिया, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये ठीक है। उसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि देखिए अफगानिस्तान के सिलसिले में तो ये है कि हिंदुस्तान का कोई एथनिक ताल्लुक भी नहीं है, उसके साथ अफगानिस्तान के साथ कोई रिलीजियस ताल्लुक भी नहीं है, जबकि यमन के बारे में आप ये बात नहीं कह सकते। यमन के साथ कुछ ऐसे ताल्लुकात, चाहे वो फिरका वाराना बुनियादों पर हो या किसी भी बुनियाद पर है, ईरान का कोई स्टेक्स हैं, तो ये दोनों बातें एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक जैसी तो नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप समझ सकते हैं ओवरलैप है। बहरहाल ये एतराज सऊदी अरब की तरफ से जरूर हो सकता है कि जी इतनी दूर से ईरान का इस खित्ते में क्या लेना देना है, लेकिन फिर आप देखिए कि ईरान तो उस मिडिल ईस्ट में हर जगह मुलव्वस है, वो तो सीरिया में भी मुलव्वस है, वो तो शायद बहरीन में भी मुलव्वस हो, वो तो शायद सऊदी अरेबिया के अंदर जो ऐसा इलाका है जहाँ पर दूसरे सेक्ट के लोग हैं वहां भी मुलव्वस हो। तो ईरान की जो का मुलव्वस होना, उस पर एतराज अपनी जगह है, लेकिन उसका मुलव्वस होना और उनके साथ कोई भी मसला तय करने के लिए बातचीत करना, ये एक मुसलमा हकीकत है, इसे आप नजरें नहीं चुरा सकते। जी सर, इसको फिर हम ईरान को किस तरह से कायल कर सकते हैं? ईरानी वजीर खारजा 2 मरतबा गालिबन पाकिस्तान आए हैं, तो पाकिस्तान उनको कायल तो कर सकता है कि भाई आप यमन से पीछे हट जाएं, तो क्या इसकी कोई उम्मीद है? किस तरह से कायल कर सकता है पाकिस्तान? देखें जी, दुनिया में पीछे हटने के लिए तो कायल करने का एक ही तरीका है कि कोई शदीद दबाव लाया जाए मुल्क के ऊपर, चाहे वो मुआशी दबाव हो, और वो जो कि आप जानते हैं कि वो लाया जा रहा है ईरान के ऊपर, या कोई मिलिट्री दबाव हो। सियासी दबाव आजकल लोग कुछ ज्यादा तो नहीं करते उसकी तौखीर। तो मेरा ख्याल है कि अभी ईरान मेरा ख्याल है कि जल्दी शदीद मुआशी दबाव में आएगा, गो के वो पूरे हाथ पांव मार रहा है कि भी मगरब को अलग किया जाए अमेरिका के जो तेवर हैं, और भारत के साथ ताल्लुकात उन्होंने इस्तवार किए। भारत बहुत बड़ा मुल्क है, काफी उनको रिलीफ मिल सकती है। पाकिस्तान ने अपना रवैया अभी तक भी जो रखा हुआ है, ऐसे ही लग रहा है कि वो शदीद बावजूद इसके कि अमेरिका ने हर तरीके से हमें धुतकारा है, लेकिन फिर भी हम दबाव अमेरिका ही का लेते हैं। लेकिन इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि सऊदी अरब क्योंकि हमारा दरीना ब्रदर मुल्क है, उसके असरात ज्यादा हो सकते हैं ईरान के साथ ताल्लुकात के सिलसिले में। तो ये आप अगर ये कहें कि उसको कैसे बाज रखा जा सकता है या कैसे कहा जा सकता है कि वो दूर रहे, तो वो शायद इस बात को मानने पर तैयार ना हो, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों ने ऐसी जगहों पे अपना हाथ डाला हुआ है जहां पर उनको दूर रहना चाहिए। तो वो ये जवाबी इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये आप हमें ही दूर रहने के लिए क्यों कह रहे हैं, वहां तो और भी लोगों के हाथ मौजूद हैं। जी। लेकिन सर इसमें एक जो और बात है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो प्रेशर वगैरह है उससे डालकर कहा जा सकता है, लेकिन फिर उनकी अपनी मर्जी है, अपना उनका एक सियासी नुक्ता नज़र होता है, अपनी वो चीज़ें देखते हैं। इसमें एक और बात सर जो ये समझ में आती है वो ये कि सऊदी अरब की तरफ से तो ये हमें समझ में आता है कि वो तैयार है कि यमन की खाना जंगी ख़त्म हो जाए,
क्योंकि जिस तरह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब 2 दफ़ा आए और उनसे मुलाकात की और वज़ीर आज़म साहब ने अनाउंस भी किया और बताया भी सही दुनिया को कि वाकई सालसी के लिए आगे बढ़ना चाहता है, और अज खुद तो नहीं कहा उन्होंने। और फिर यमनी सफ़ीर की जो मुलाकात है, इससे भी यही समझ में आता है कि ये जो एक पार्टी है ये तो मुत्तफ़िक है कि यमन की जंग ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर ईरान मुत्तफ़िक नहीं है, तो पाकिस्तान को तो फिर प्रेशर तो ज़ाहिर बात पाकिस्तान को भी डालना चाहिए ना, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, समझाना चाहिए उसे। जी तो खैर वो आप अच्छी तरह जानते हैं कि कुरानी हुक्म भी है कि दो भाइयों में या दो ग्रोहों में तसादम हो तो पहले आप उसमें सालसी की कोशिश करें, अगर वो नाकाम हो तो फिर जो हक पर है बता दें। लेकिन एक चीज पर आप जरूर गौर कीजिएगा कि दुनिया के तमाम ममालिक यही कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, और हम फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान की मिसाल ले लें, कौन सा मुल्क है जो कहता है कि वहां पर अमन नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से यमन में सभी कहते हैं कि अमन होना चाहिए, लेकिन वो अमन अपनी अपनी शराइत पर मांगते हैं। जो सऊदी अरब जिस अमन का खां है वो अमन और है, और ईरान जिस अमन का खां होगा वो अमन और है। अमन शायद दोनों ही कहेंगे जी हमें भी अमन चाहिए, तो ये कहीं रिकंसिलिएशन करनी पड़ती है। देखिए जब भी आप फैसला ना कर सके ताकत के जोर पर, तो फिर जब आप टेबल पे बैठते हैं तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि मेरी बात पूरी मानी जाए। वो सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि आप ताकत के जोर पर बिल्कुल काबू पा लें दूसरी साइड पर, तब आप कह सकते हैं कि मेरी बात मानी जाए। तो क्योंकि सऊदी अरब ताकत के जोर पर यमन में अपनी मर्जी के मुताबिक अमन लाने में नाकाम हुआ है, और ये हमें मानना पड़ेगा बावजूद इसके कि वो हमारा बहुत करीबी ब्रादर मुल्क है, इसलिए उनका ये तकाजा नहीं माना जा सकता कि जी हम तो अमन चाहते हैं और आप अमन नहीं चाहते। उनका अमन की ख्वाहिश और शराइत पर है, और जो दूसरे उसमें स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अमन की ख्वाहिश और शराइत पर होगी। तो ये सालसी का मतलब भी यही होता है कि दोनों पार्टियां पहले माने कि हम आपको सालिस मानते हैं, और दूसरा सालिस ऐसी चीज पेश करे जिसमें लगभग दोनों के लिए फेस सेविंग हो, और उसके लिए पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे अभी मालूम नहीं है कि ईरान का इस सिलसिले में मौक़िफ़ क्या है, क्योंकि खुल के उन्होंने अपने मौक़िफ़ का इजहार नहीं किया, जबकि सऊदी अरब ने बड़ी हद तक उसका इजहार कर दिया। तो जब तक उनकी तरफ से उनका मौक़िफ़ सामने नहीं आता, और अगर हम समझते हैं कि ईरान एक फरीक है, तो फिर उसको टेबल पर लाए बगैर ये अमन वहां पर हो नहीं पाएगा। जी जनरल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ जनरल नईम खालिद साहब। उन्होंने बहुत अच्छी बात की जनरल साहब ने कि जब तक कोई फरीक, जब आपस में दोनों फरीक जो हैं ये इस बात को तीसरे बंदे को सालिस ना माने, तब तक मुमकिन नहीं है कि जो मसला है वो हल हो जाए। अब यमन की जंग जो है उसमें जाहिर सी बात है जो ईरान है उस बराह रास्त वो हूसी जो बागी हैं उनकी मदद कर रहा है, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि सऊदी अरब चाहता है कि यमन में अमन कायम हो जाए, और उसके लिए पाकिस्तान भी सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने कहा कि हम यमनी हुकूमत और अवाम के साथ हैं, और इससे यह समझ में आता है कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो ये चाहती है, सऊदी अरब की गवर्नमेंट है वो भी ये चाहती है कि यमन में अमन कायम हो जाए किसी न किसी तरीके से। लेकिन दूसरी जो बड़ी हूसी बागियों के साथ खड़ी हुई ताकत है ईरान, वो नहीं चाहती कि यमन में अमन कायम हो जाए। उसकी वजह क्या है, उसके पीछे असबाब क्या हैं, वो क्या खुफिया चीज़ें हैं जिसकी वजह से ईरान नहीं चाहता कि यमन में किसी तरह से अमन कायम हो जाए। इसी हवाले से अगर गौर किया जाए तो ईरान का नज़रिया ये है कि वो मक्का और मदीना और हरमैन शरीफैन पर कब्ज़ा करने का इरादा रखता है। वो सऊदी अरब की गवर्नमेंट के भी ख़िलाफ़ है, वो चाहता है कि इनकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाए। ये उनका एक देरीना जो है वो एक नज़रिया है जिस पर वो कायम है, और यही माजी में तारीख़ में रिकॉर्ड का हिस्सा भी है। और जिस तरह के मक्का मुकरमा में हरमैन शरीफैन में कई दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं जिन वाक़यात की वजह से, जिन वाक़यात में ईरानी जो हुज्जाज थे, ज़ायरीन थे, वो मुलव्वस पाए गए हैं, बराह रास्त ईरान का हाथ निकला है उन वाक़यात में। और ईरान ने कई मरतबा ये अपने अखबारों में उनके जो बड़े बड़े जो अहदेदार हैं उन्होंने भी ये दावे किए हैं वो मक्का और मदीना पर कब्ज़ा करना चाहते हैं और सऊदी अरब के हाथ से वो छीनना चाहते हैं। जाहिर सी बात है जब एक तरफ ये नज़रिया हो और दूसरी तरफ उसके लिए एक रास्ता बन गया हो, तो फिर किस तरह से ईरान उस रास्ते को छोड़ सकता है। तो इसमें कसूरवार कौन हुआ? इसमें कसूरवार जाहिर सी बात है जिनका ये नज़रिया है, जो ये चाहते हैं कि वहाँ पर हम दाखिल हों और फिर उसके बाद आगे जाएँ। अब जाहिर सी बात है अगर मेरी ज़मीन है, ये मेरा
मेरा घर है उसमें कोई मेरा पड़ोसी या कोई और बंदा ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा तो मैं किसी भी सूरत उसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं उसको रोकने की, जो मेरा दुश्मन है, जो मेरे घर में मेरी ज़मीन पे कब्जा करना चाहता है, मैं उसके खिलाफ हर वो ताकत आजमाऊंगा जिससे मैं उसे रोक सकूं। यही मामला अब यहां पर सऊदी अरब के साथ हो रहा है कि सऊदी अरब के अंदर ईरान दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। हूसी बागियों के जरिए से मक्का और मदीना और हरमैन शरीफ इन पर कब्जे के हवाले से बातचीत वो कोशिश कर रहा है। उसको रोकने के लिए अब सऊदी अरब ने भी अपने दिफा के लिए कोशिशें की हैं, लेकिन मसला क्या हुआ, नुकसान किसका हुआ? नुकसान जहां दोनों फ्रीकैन का हो रहा है, ईरान का हो रहा है, सऊदी अरब का हो रहा है, वहीं जो मजलूम अवाम है यमनी, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। वो इस जंग का बहुत बड़ा ईंधन बन चुके हैं, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। वहाँ बेशुमार लोग हैं जो भूख से मर रहे हैं और जिनको खाने पीने के लिए 2 वक्त की रोटी दस्तयाब नहीं है, जिनके जो अपने घर से बेघर हो गए हैं। तो ये कीमत कौन चुका रहा है? ये अवाम चुका रही है। और अवाम कौन है? इंसानियत के वो अलंबरदार जो अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, दुनिया भर में इंसानी हकूक़ का राग अलापते हैं। उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि आम अवाम को, यमनी अवाम को सुकून कैसे मिल सकता है। सुकून उसी वक्त मिल सकता है जब एक जारे को, एक जालिम को रोका जाए, और वह जालिम को रोकने के लिए आलमी दुनिया अपना किरदार अदा कर सकती है। लेकिन यहाँ तो मुनाफ़कत यह है कि आलमी दुनिया जहाँ भी जंग जारी है, मशरिक़ वस्ता के 3 बड़े ममालिक ऐसे हैं जिनमें ईरान ज़बरदस्ती दाखिल हुआ है, उसमें इराक है, शाम है और यमन है। और इन तीनों ममालिक में जब ईरान दाखिल हुआ है तो किसी ने उसकी कोशिश भी नहीं की, उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि बड़ी बड़ी ताकतें उसकी पीठ पर थपकी देकर खड़ी हुई हैं कि बिल्कुल आप ठीक कर रही हैं। तो इससे क्या वाज़े होता है कि मशरिक़ वस्ता में अमन को बर्बाद करने वाले लोगों के साथ, ताकतों के साथ जो बंदा खड़ा हुआ है वही असल में इंसानियत का और मजलूम आवाम का जो है वो दुश्मन है। बहरहाल आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।